हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप पूरी मेहनत कर रहे होगे, वीडियो को फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, अब वक्त भी कम है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गॉस लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं, और गॉस लॉ का क्या यूज़ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज के अलावे, यानी डॉट जो होता है पॉइंट चार्ज के अलावे किसी भी तरह का बॉडी हो, तो हम गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक एप्लीकेशन बताया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इसको अगर हिंदी में बोले तो वैद्युत क्षेत्र क्या, इनफाइनाइटली, बहुत लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबा, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, एक समान चार्ज वायर यानी आवेशित तार। ठीक है, उसकी वजह से एक, अगर हम मान लिए कि ये तार है, ये दिखाया गया वायर है, इस वायर में ये डॉटेड ऐसे कर दिया गया, इसका मतलब ये होगा कि लंबाई इसकी इधर बहुत है, इधर भी इसकी बहुत है। ठीक है, इस तार की वजह से या वायर की वजह से जो चार्ज वायर है, और एक आर डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये आर है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? तो इसको निकालने के लिए हमें गॉस लॉ की मदद लेनी होगी। गॉस लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कितने डिस्टेंस पे निकालना है उस बॉडी से। तो इतने डिस्टेंस पे निकालना है, तो आप उस बॉडी को घेरने की कोशिश कीजिए गॉसियन सरफेस से। कैसे? तो अगर वो, जैसा कि कल लास्ट क्लास में हमने देखा कि डॉट अगर है तो आप ऐसे करके स्फेरिकल ले लीजिए। अभी लाइन चार्ज बॉडी है यानी कि वायर है इसमें, तो इसमें सिलिंड्रिकल ले लीजिए यानी बेलनाकार। तो ये क्या है? गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको घेरा गया। ओके, अब इसमें आप 3 तरह का सरफेस है। एक है, 3 तरह नहीं कहेंगे, 2 तरह का सरफेस है। एक है सर्कुलर अपर यानी वृत्ताकार, एक यहाँ भी वृत्ताकार है। ठीक है, तो इस सरफेस की बात करें तो इस पे अगर हम देखें तो लैम्डा जो होता है, लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लैम्डा, ये वीडियो आप देखना, उसमें दिया हुआ है, लास्ट के वीडियो सब देखोगे तो आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक था, जिसमें लैम्डा, सिग्मा और रो के बारे में बताया गया था, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर पे। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो किसी भी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लिया कि पॉजिटिव है ये, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भागेगा, ऐसे जाता है, या चाहे ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे। और अगर ये सरफेस है तो सरफेस पे एरिया कैसा होगा? एरिया परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। याद कीजिए एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? जैसा भी सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर। तो अभी अगर ऐसे तो इस पे, तो अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ds और इसके बीच में 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स याद कीजिए फाई ई क्या होता है? ई ds कॉस थीटा। तो कॉस 90, तो ये गायब हो गया। तो जब फ्लक्स गायब हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस सरफेस की वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे सरफेस की वजह से। अब बचा क्या? ये कर्व सरफेस। कर्व सरफेस मतलब ये जो राउंड होता है ये पूरा कर्व सरफेस। इसकी बात करें तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो उसको अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि ये है सरफेस, तो सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, ds, या हम इसको dA कर लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आएगा, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है। तब हमारा फाई ई जो होता है फॉर्मूले से, वो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ई भी इस तरफ और डीए भी इस तरफ। अब हम जानते हैं गॉस लॉ से फाई क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो अंदर का चार्ज पता करने के लिए मैं मान लेता हूं इसका लेंथ L है। तो आप बताइए क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू कोई बताएगा? याद कीजिए, लैम्डा मैंने बताया हुआ है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फाई गॉस लॉ से क्या होता है? चार्ज इनसाइड। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल और बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया गॉस लॉ। फाई इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ये ई रह जाएगा, और एरिया, इस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 पाई आर, और एच या हाइट क्या हो गया? एल।
ठीक है, और कॉस 0 1 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये L और ये L कैंसिल, तो E इक्वल टू देखिए तो क्या वही आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो डेरिवेशन बहुत आसान है, तो इस तरीके से यहाँ पे आया। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैसे आता है, जहाँ पे R क्या हो गया हमारा, उस वायर से R डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। लैम्डा क्या है, तो आप लैम्डा के लिए याद रखिए वेयर लैम्डा क्या है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर, ओके। अब आते हैं इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल जैसे बॉल होता है, आपने देखा होगा एक खाली बॉल, मतलब एक प्लास्टिक का बॉल या कॉस्को बॉल वगैरह क्या होता है, अंदर से खाली होता है, ठीक है, उसको आप दबा सकते हैं। तो अंदर से जो खाली होता है, जो स्फेयर होता है, तो उसको हम स्फेरिकल शेल बोलते हैं। तो इसके बारे में लिखा है कि एक ऐसा शेल जो स्फेरिकल हो, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज यानी एक जैसा चार्ज हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें सवाल उठता है कि कहाँ निकालना है। तो इसमें 3 केस हो सकता है। एक हो सकता है कि जब कहीं अंदर में ही कहीं निकालना हो, मान लीजिए R डिस्टेंस है, अंदर में ही कहीं निकालना है, ठीक है, अंदर में कोई पॉइंट है उसी जगह निकालना है। तो एक बात बताइए, तो गॉसियन सरफेस क्या बोलता है कि आप जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वहां से लेकर एक घेर दीजिए। तो ये जब गोलाकार है तो स्फेरिकल ही ले लीजिए। तो इस स्फेरिकल के अंदर में कोई चार्ज है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो इसके सरफेस पे, अंदर तो खाली है ना, अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, अंदर खाली है, सिर्फ बॉडी ये है तो इस पे होगा। तो इसका मतलब जब अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है तो गॉस लॉ से फ्लक्स इक्वल्स टू यानी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले से। तो यानी वो गायब हो जाएगा। तो जब फ्लक्स गायब तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। तो यही हो गया E 0। कब? जब R लेस देन कैपिटल R, यानी ये R रेडियस का स्फेरिकल शेल है, तो उसके अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो लोगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा इनसाइड। अब आते हैं हम लोग जब वही पॉइंट इस पे आ जाए, ठीक है, तो अब मैं इसको अगर मैं जरा मिटा दूं, ये चीज को अगर ऐसे कर दूं कि यही चीज अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गया, तो यही स्मॉल r जो पॉइंट का पोजीशन ले रहे थे r के बराबर हो जाएगा, तो ये रहेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, यानी सरफेस पे कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। और कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? स्क्वायर का क्या होता है 4 पाई आर। अब इसके बाद मान लीजिए इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी से इसके सेंटर से r डिस्टेंस यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो उसके लिए हमें बड़ा सा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, बड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज बॉडी यानी टोटल चार्ज को अपने अंदर रख ले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक r हो गया, और चूंकि ये स्फेरिकल है तो ये भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, ठीक है, ओके, ये ले लिया। अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो उस हिसाब से चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया, तो आप उससे डाल के देखोगे तो E इक्वल टू हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। कैसे? ये देखिए, हम यहाँ पे फ्लक्स के बारे में बात करें तो फाई इक्वल टू फाई ई ले लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा चार्ज, तो चार्ज इंक्लूज यानी कि सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। और यही फाई ई इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है, इंटू एरिया। ये एरिया किसका होगा? गॉसियन सरफेस का होगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस चीज को यहाँ पे रख लीजिए, तो चार्ज जो हमारा हुआ सिग्मा इंटू एरिया, उस हिसाब से ये चार्ज बन गया, और ये बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स का, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंगली E इक्वल टू जब हम लेंगे तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो गया।
तो आपने देखा ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह है। याद कीजिए एक पॉइंट चार्ज होता था और डिस्टेंस पे कितना होता था, Q/4πε0 r²। ठीक है, वीडियो को आप लोग बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है ये लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी इसका मतलब हो गया प्लेन शीट एक चादर जिसमें कोई थिकनेस मोटाई ना हो, इनफाइनाइट मतलब हमें इसका लंबाई चौड़ाई के बारे में पता नहीं। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस पे अगर आप निकालेंगे तो आप देखोगे तो इस पे एक चार्ज होगा, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने मान लिया कि प्लस है, तो इसकी वजह से जो होता है ये होता है σ/2ε0 होता है। क्यों होता है वो भी आप समझिए कि इसकी वजह से जब हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे तो फ्लक्स जो होगा हमारा यहाँ पे ये फ्लक्स होता है सिग्मा यानी चार्ज, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड जब हम लेंगे तो इस तरीके से हमें घेरना पड़ेगा। अगर हम घेरेंगे तो इस तरफ एक होगा, एक इस तरफ होगा फ्लक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो उससे आता है σ/2πε0। ठीक है, इसके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हमें ये फॉर्मूला पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, इसकी वजह से जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि अभी हम लोग क्या है कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, फिर भी आपको कुछ एप्लीकेशन मैंने बता दिया। मैं डेरिवेशन को अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी है 1 मार्कर यानी ऑब्जेक्टिव, और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करने का, तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। फिर इसी तरह अगर वही प्लेन शीट में थिकनेस मोटाई आ जाए तब हमारा ये हो जाता है इसका डबल, तो σ/ε0। ओके, अब ये हमारा चैप्टर का पूरा जो है यानी अध्याय 1 जो था हमारा एनसीईआरटी का वो खत्म हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो अभी मैं इस पे बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो जानने के लिए यानी कि उसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको 1 to 5 वीडियो और अभी आज का यहाँ तक का वीडियो आप अच्छी तरह देख लेना। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो अब हर चैप्टर का एक तरीका होता है लास्ट में उसके सारे विवरण को एक साथ कलेक्ट करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, जिस तरीके से चैप्टर हमने ये इलेक्ट्रोस्टैट का जो पहला अध्याय हमने स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था उसको याद करते हुए क्या क्या चीजें पढ़े थे हम लोग, उसकी मुख्य बातों को हम लोग लिखते हैं। तो ये एक तरीका होता है याद करने का, और ये आपको तभी मजा आएगा ये देखने में और मेरे साथ याद करने में जब आप पीछे के 5 वीडियो आपने अगर देख लिए होंगे। ओके, तो पहले पीछे के सारे वीडियो को अच्छी तरह 1 2 3 4 5 आप देखिए, फिर इसके बाद इस चीज को देखिए। तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो भी चैप्टर में आप पढ़ते हैं जो भी उसको जिस तरीके से आपने क्रम के अनुसार आपने पढ़ा उन सबको आप याद कीजिए, उसके मुख्य मुख्य बातों को। जैसे याद कीजिए इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया तो चार्ज से, तो चार्ज में हमने क्या पढ़ा, तो चार्ज में उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा कि प्लस चार्ज कैसे आया था, माइनस चार्ज कैसे आया था, ये दिमाग में आप लाइए। ग्लास रॉड था एक, उसको सिल्क क्लॉथ से रेशम के धागे से रगड़े तो क्या आया था ग्लास रॉड पे, इस तरीके से। फिर उसमें क्या था, दो समान चार्ज एक दूसरे को धकेलता है, पुश करता है, और असमान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फिर उसमें क्वांटाइजेशन पढ़ा था कि कोई भी चार्ज ऐसा नहीं कि उसमें 1.25 चार्ज 2.25 चार्ज ऐसे नहीं होता है, उसमें हमेशा पूर्णांक में रहेगा कोई भी चार्ज का। ये तो Q = NE था फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से Q टोटल चार्ज, N क्या होता था वो आप याद कीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन क्या, E क्या होता था, E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर चार्ज हमारा क्या होता था वो स्केलर क्वांटिटी होता था। इस तरीके से दिमाग में बैठाइए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कूलम फोर्स। कूलम फोर्स में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F = K, ये मॉड में लिखा हुआ Q1 Q2/r²। K क्या होता था 1/4πε0, और जिसकी वैल्यू क्या होती थी 9 × 10⁹। ये आपको याद करना है साथ साथ। ठीक है, और Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस r होता था। फिर इसी में रिलेटिव परमिटिविटी होता था। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। ये क्या होता था ε/ε0। ε0 कब लेते हैं, जब वहाँ एयर या स्पेस मीडियम हो। ठीक है, और एप्सिलॉन कब लेते हैं, जब उसके अलावा और कोई भी मीडियम लेते हैं। इस तरीके से आपको दिमाग में बैठाना है। फिर कूलम फोर्स के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा।
हाँ, मैं यहाँ याद दिला दूँ, कूलम्ब फोर्स क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी होता था, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता था। फिर इसमें E क्या होता था, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, जहाँ पे F क्या है, वो फोर्स है जो ये टेस्ट चार्ज महसूस करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर ये E डी टू पॉइंट चार्ज क्या था, कि अगर एक क्यू चार्ज है तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस तरीके से जल्दी जल्दी। फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, ये क्या होता है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पे टैंजेंट अगर आप खींच दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और वहीं से ये प्रूफ हुआ था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन से एक दूसरे को कट नहीं करता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बनाता है, मतलब एक जगह से निकलता है, कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, मैंने आपको वो आप देख लेना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा डायपोल। डायपोल क्या होता था, डायपोल में एक सिस्टम होता था जिसमें दो ध्रुव होते थे, प्लस और माइनस, उसके बीच का डिस्टेंस 2a होता था, दोनों पे मैग्नीट्यूड एक जैसा ही होता था। तो q चार्ज है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। तो p ये क्या कहलाता था, डायपोल मोमेंट कहलाता था। हिंदी में बोलते द्विध्रुव आघूर्ण बोल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E क्या है, E एक्सियल। एक्सियल कब होता है, जब ये डायपोल है उससे उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसी लाइन पे, चाहे इधर इसी एक एक्सिस पे, तो वो क्या होता था, k इंटू 2p बाई आर क्यू। तो ये सेंटर से r डिस्टेंस पे, जहाँ पे p क्या है ये, और k क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, इस केस में एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही होता था। याद कराएं कि p भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर बच्चों ये सब अगर आपने 1 to 5 पूरी ईमानदारी से अगर आपने किया है, बहुत मजा आएगा ये फ्लो चार्ट को पढ़ने में मेरे साथ। ठीक है, और यकीन मानिए अगर आपने उसको अच्छी तरह अगर अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज पूरी ईमानदारी से उसको जाके 1 to 5 जो भी वीडियो है फिजिक्स का उसको आप देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो आपको लग रहा हो कि सर तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी भी आपके लिए बड़ा आसान होगा जब आप पांचों वीडियो को देख चुके होंगे। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब था कि डायपोल जो है इस तरह से है, तो फिर उस पे परपेंडिकुलर अगर एक लाइन लेंगे उस पे r डिस्टेंस, तो इसको बोलते थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इस पे लंबवत यहाँ पे निकालना r डिस्टेंस पे मिड पॉइंट, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन। तो उसमें क्या होता था k इंटू पी बाई आर क्यू। इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ पे पैरेलल है, ये याद रखना है। फिर इसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते थे तो वो घूमने लगता था टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या था, P क्रॉस E वेक्टर। और जिन बच्चों ने पूरी ईमानदारी से वीडियो पढ़ा हुआ है, वो देखा हुआ है, ठीक है, ठंड है बच्चों, कभी ये मार्कर गिर जा रहा है तो कभी शब्द अलग निकल जा रहे हैं। ओके, ठंड लग रही है, ठीक है, तो हंस लो मन ही मन, लेकिन देखो तो टॉर्क, तो यहाँ पे क्या है कि जब डायपोल को रखते हैं उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो घूमने लगता है, क्यों, टॉर्क उस पर लगता है। तो आप उसको रिवाइज कर लो, देख लो पिछले वीडियोस में। तो टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, तो या स्केलर फॉर्म में टॉर्क इक्वल्स टू P E साइन थीटा। टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये याद रखिए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब पढ़ा, जब पॉइंट चार्ज के अलावा और कोई भी बॉडी हो। तो जैसे यहाँ पे लैम्डा, ये जब मान लो कि पॉइंट चार्ज ना हो, एक लंबी सी बॉडी हो जिसका लेंथ है, तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें फॉर्मूला सामने, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें L लेंथ है, A एरिया, V वॉल्यूम है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड एरिया वेक्टर, या इसको ऐसे करते हैं, तो ये स्केलर होता था। ठीक है, इन सब का ऐसा यूनिट आप दिमाग में बैठाओ कि क्या होगा, इसमें आप देख लो। ठीक है, फिर इसके बाद गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि कोई भी फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी का एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा अभी इसमें, ठीक है, इसी वीडियो में जो मैप करके देख लेना, तो उसमें हमने पढ़ा एक सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल चार्ज बॉडी हो फॉर कंडक्टिंग, यानी सॉलिड स्फीयर चार्ज बॉडी कंडक्टिंग हो या स्फेरिकल शेल, तो उसके लिए अगर वो पॉइंट यानी उस स्फीयर के अंदर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर उस स्फेरिकल बॉडी पे या शेल पे लेते हैं
तो E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, वो कांस्टेंट होता है। और फिर अगर उस बॉडी से आर डिस्टेंस बाहर लेते हैं, यहाँ आर ग्रेटर देन आर, तो E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है। फिर लॉन्ग वायर के लिए हमने पढ़ा था E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। फिर थिन प्लेन शीट के लिए चार्ज बॉडी तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर थिक प्लेन शीट के लिए E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज रहा, अगर आपने गौर किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये तो हो गया फ्लो चार्ट। आई होप कि ये फ्लो चार्ट आप लोगों को बहुत मजेदार लगा होगा और आप लोग यही आदत बनाओगे। हर अध्याय पढ़ने के बाद आप लोग खुद से दिमाग लगाओगे कि मैंने क्या पढ़ा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको पॉइंट को लिख लें और माइंड में कुछ चीजें बोलते रहें, और इस तरीके से आप लोग कोशिश करना, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसमें एक चीज मुझे बताना था, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ से अगर आप देखोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखोगे डायपोल की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 1 बाई आर क्यूब, 1 बाई आर क्यूब। फिर इसी तरह अगर आप लाइन चार्ज की वजह से देखोगे, लॉन्ग वायर की वजह से, तो 1 बाई आर। फिर अगर प्लेन शीट की वजह से देखोगे, तो किसी भी डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करता है, कोई भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब पे डिपेंड करता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिपेंड करता है, या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिचुएशन के हिसाब से। तो प्लेन शीट के लिए आप चाहे डिस्टेंस प्लेन शीट के नजदीक में रखो या दूर रखो, वो हमेशा अगर थिन है तो ये आएगा, थिक है तो ये आएगा, थिक मतलब जिसमें थिकनेस मोटाई हो। ओके बच्चों, और आई होप कि आपको ये फ्लो चार्ट बहुत मजेदार लगा होगा। अगर आपने अच्छी तरह 5 वीडियो देखा होगा तो आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने चैप्टर 1 कर लिया अच्छी तरह, अब आप इन सारे वीडियो को बार बार देखिए और इस फ्लो चार्ट का प्रैक्टिस जरूर कीजिए और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि यही चीज आपको मार्क्स दिलाएगा, रिवीजन में सहायक भी बनेगा। बहुत तेजी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचिए और खूब मन लगा के पढ़िए, और कमेंट करना नहीं भूलना है। ओके।